नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द नागरिक पे आपका स्वागत है। बनिया देश चलाता, किसान देश नहीं चलाता। किसान तो हाथ फैला के मांगता रहता है। देखिए, हर महीने हर साल जो है 6,000 रुपया ले रहे हैं। किस्त मोदी जी दे दे करके थक गए हैं। फिर भी खाद के लिए झगड़ा कर रहे हैं, मोदी जी का नाम खराब कर रहे हैं। 6,000 रुपया साल, मामूली रकम है। एक साल में 6,000 रुपया किसानों को दिया जा रहा है। मजाक है। लेकिन फिर भी मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं ये लोग। शैलेंद्र भाई, आप तो लड़ रहे हैं, आम आदमी के लिए लड़ते रहते हैं। ये 6,000 रुपया दे रहे हैं मोदी जी। कोई दिया है आज तक मोदी जी जितना दे रहा है किसानों को? क्यों किसान उनको बदनाम करने पे तुले हुए हैं? आप तो झारखंड के आदमी हैं, आदिवासी इलाके में भी हैं। क्यों बदनाम कर रहे हैं लोग मोदी जी को? हाँ, मोदी जी बेचारे भले आदमी हैं और हिंदुस्तान की मतलब जनता इतना उनके अच्छा आदमी तो पीछे आज तक पड़ी। देखा नहीं। इतना हाँ, देशभक्त तो मोदी देखा जी है तो बताइएगा मो, हमको। मोदी जी बेचारे भले आदमी हैं और हिंदुस्तान की जनता बेवजह उनके पीछे पड़ी हुई है। बहरहाल 6,000 रुपया तो सचमुच में बड़ी रकम होती है, इसीलिए कि 500 का गैस मिलता था। अगर जैसे आप साल में 10 गैस भराते हैं तो 5,000 रुपया तो इधर ही निकल गया। राशन पानी दाल इस सब का हिसाब किताब छोड़ दीजिए, तो बढ़िया से जेब काटने का जो जरिया है ये मोदी जी ने बड़ी शानदार तरीके से सिखाया है। और जिस तरीके से वो जो 3 कृषि कानून आए थे और उस कानून के आने से ठीक पहले ही अडानी के बड़े बड़े साइलोज बन गए थे, तो वो इस बात को स्पष्ट साबित करता है कि मोदी जी किस मंशा से इस देश को चलाना चाहते हैं। तो वो मंशा भी स्पष्ट है, चाहते हैं कि तत्कालिक पीपुल अनरेस्ट को जैसे एड्रेस करने के लिए 2,000-4,000 रुपया और दरिद्रता और गरीबी को और बदहाली के इस हाल में आप लोगों को ले आए हैं। क्यों 2-4 हजार रुपया भी जैसे लोगों को गिफ्ट लगने लगता है, लेकिन ये कुल मिला के बहुत ही हास्यास्पद है और ट्रेजिक है। मतलब ये कहिए कि त्रासद प्रहसन है इतिहास का कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एक वेलफेयर स्टेट को नष्ट करके हिंदुस्तान की जनता को 6,000 का जैसे ये उपहार देके और 5 किलो अनाज देके कह रहा है कि हम आपके देश के अंदर जैसे आपका सबसे अधिक ख्याल रखते हैं। स्कूल प्राइवेट, हॉस्पिटल प्राइवेट, हिंदुस्तान के तमाम जो संस्था थे वो प्राइवेट, खाद पे सब्सिडी खत्म और तमाम तरह की सब्सिडी को बहुत ही हिकारत की नजर से देखा गया। कहा गया कि देश जो है ये डोल पे नहीं चलेगा और सब्सिडी पे नहीं चलेगा। और दूसरी तरफ जैसे बड़े पैमाने पे हिंदुस्तान के पूंजीपतियों का लोन माफ किया गया। तो ये सब अब बातचीत करना व्यर्थ है। हाँ, हम 2-3 बातों की तरफ आना चाहते हैं। एक तो यह से ये इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी बचनी चाहिए, ये इलेक्शन कमीशन का जिम्मा है और इलेक्शन कमीशन ने अपने इस क्रेडिबिलिटी की रक्षा नहीं की और समय समय पे ऐसे कार्य की जिससे आशंका का होना स्वाभाविक है। किस लिए आपने डिजिटल जो आपका डॉक्यूमेंट्स था उसको लॉक करके जैसे पीडीएफ में और फिर उससे भी करके जैसे अन अनरीडेबल बना दिया मशीन के लिए? क्या था जो आप जनता से छुपाना चाहते थे? एक सवाल तो यहीं से शुरू हो जाता है कि क्यों आपने ऐसा किया? आप कह देते कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी किस्म की चीजें हैं, हिंदुस्तान के अंदर कोई आदमी है तो वो इसको निकाल के लाए और हमको बताए, हम उस पर कंसिडरेशन के साथ विचार करेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान की प्रत्येक जनता के द्वारा उठाए गए सवाल को सुनना ही तो इलेक्शन कमीशन के फेयर एंड फ्री पोल का एश्योरेंस था। लेकिन इस एश्योरेंस को जिस तरीके से आपने लगातार जैसे रहस्यमय बनाने की कोशिश की, डाटा जिस तरीके से आप देते रहे, शाम तक इलेक्शन होता था और उसका डाटा 4-4 दिन तक आते रहता था कि इतना परसेंट हुआ तो इतना परसेंट हुआ। अगर ऐसे में हिंदुस्तान की जनता को कोई आशंका होती है तो इस आशंका के निवारण का जिम्मा किसके पास था? ये तो इलेक्शन कमीशन के पास ही था। लेकिन कोई पीपुल्स अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। जवाब नहीं देंगे और उल्टे जैसे आप जैसे आक्रमण करिएगा और इस तरीके से एफिडेविट मांग रहे हैं। तो एफिडेविट तो दिया था अखिलेश यादव ने, तो उस एफिडेविट का क्या किया आपने? उस एफिडेविट का तो आपने कुछ किया नहीं और राहुल गांधी से कह रहे हैं कि आप एफिडेविट ला के दीजिए। तो ये जो तमाशा ये लोग किए हुए हैं, तो न्याय सिर्फ होना जरूरी नहीं है, न्याय का होते हुए दिखना जरूरी है। और ये जिम्मा उनका है जो न्याय करते हैं, यानी न्यायाधीश को। गांधी ने कहा कि आप सच बोलिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये काफी नहीं है, लोगों को लगना चाहिए कि आप सच बोल रहे हैं। तो आप तो लगातार ऐसा आचरण कर रहे हैं जिससे लोगों को लग रहा है कि आप सच बोल ही नहीं रहे हैं। तो सच नहीं बोल रहे हैं आप, सब कुछ जैसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, एक पार्टी के प्रवक्ता की तरह आप व्यवहार कर रहे हैं
और इसके बाद अगर जनता सवाल पूछती है तो आप उसको टेक्निकलिटीज में फंसाने की कोशिश करते हैं। और थोड़ा बहुत गड़बड़ियां जैसे फुल प्रूफ सिस्टम की तरफ हम लगातार और निरंतर यात्रा करते रहते हैं, एक जैसे फुल प्रूफ तरीका निकालते हैं, उसमें थोड़ा बहुत जैसे आपको पता चलता है कि गड़बड़ी आ गई है, फिर उसको दुरुस्त करते हैं। यही जैसे एरर को दुरुस्त करने का तरीका भी है। और जैसे परफेक्ट दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन इस इम्परफेक्शन के नाम पे लोगों के जनतांत्रिक अधिकार के हरण की तैयारी किसी ने नहीं की। बूथ कब्जा होता था और उसके बाद इलेक्शन कमीशन उसको काउंटर माउंट करता था, वहां फिर री इलेक्शन होता था, री इलेक्शन में बड़े पैमाने पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट होता था कि फलाने चुनाव क्षेत्र में जैसे 50 बूथ पे फिर से री इलेक्शन होगा। तो उस जमाने में इलेक्शन कमीशन सुनती थी। कहने का गर्ज यह है कि गड़बड़ियां स्टेक होल्डर से होती थी जो पॉलिटिकल पावर को लेना चाहते थे, और उन गड़बड़ियों को दुरुस्त करने का जिम्मा इलेक्शन कमीशन का होता था। इलेक्शन कमीशन हो सकता है कि सरकार के दबाव में कभी कभी पार्शियल दिखती हो, लेकिन ये पहला दफा है जब गड़बड़ियां उसके तरफ से हो रही है जिसको गड़बड़ी दुरुस्त करने का जिम्मा मिला है। यानी इलेक्शन कमीशन बिकेम टूल ऑफ द बूथ रिगिंग और तमाम इलेक्शन रिगिंग और मैंडेट की चोरी। ये मैंडेट की चोरी कभी कभी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से एफर्ट होता था, माफियाज के तरफ से होता था, गांव के दबंगों के तरफ से होता था, उस समय का जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस था उसके हिसाब से होता था, और फिर हम इसको दुरुस्त करते थे। लेकिन ये इंस्टीट्यूशनल चोरी नहीं थी, ये संस्थागत तरीके से पहली दफा इस देश में इलेक्शन को हैक करने की तैयारी है। यानी लोकतंत्र की जो शॉर्ट कमिंग्स थी वो जैसे पहले कभी कभी परिलक्षित होती थी, लेकिन अब तो मामला ये है कि लोकतंत्र को ही हैक कर लेने की तैयारी है, और न्याय करने का जिनको जिम्मा है वही जैसे अपराधी अगर हो जाएं तो फिर आप क्या कर सकते हैं। तो ये एक मसला है, और इसीलिए इसमें अब ज्यादा क्या कहा जा सकता है। जनता एकमात्र उम्मीद है, और बिहार की सड़कों पे ये जन कार्रवाई चल रही है। हो सकता है कि इस जन कार्रवाई को आप दमन का रास्ता अख्तियार करके कुछ समय के लिए दबा दें, आप मीसा लगा दें, आप इमरजेंसी लगा दें, आप लाठी चलवा दें, जरूरत पड़े तो मोदी जैसे क्रूर आदमी से मैं इस बात की अपेक्षा करता हूं कि वो गोली भी चलवा दे, लेकिन न लाठी से, न गोली से, न जेल से। जनता की जनतांत्रिक आकांक्षा कभी दबी है और न दबेगी। उसके बाद हो सकता है कि हम एक दूसरे डेमोक्रेटिक इंडिया में प्रवेश करेंगे। इसीलिए कभी कभी जब मैं ये कहता हूं कि आजादी की दूसरी लड़ाई है, तो दूसरी लड़ाई से मेरा आशय यह है कि हम अपने इंस्टीट्यूशन के रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं जो आजादी के गर्भ से हमको प्रोवाइडेड हुए थे। एक ये मसला है। दूसरा जैसे उपराष्ट्रपति का जहां तक मसला है तो उस पर मेरा एक कमेंट है, और वो कमेंट ये है कि सिर्फ इस तरीके से न देखा जाए कि विपक्ष ने एक राष्ट्रपति का कैंडिडेट दिया है बी सुदर्शन के नाम पे। जिन कारणों से सुदर्शन के ऊपर उनका जो मीडिया सेल है बीजेपी का, ट्रोलर्स हैं उनके, जिन बातों के लिए वो ट्रोल हो रहे हैं, तो लगता है कि तीर निशाने पे लगा है। सलवा जुडूम इस देश के अंदर संगठित तौर पे अपने ही अंदर जनता के खिलाफ संगठित किया गया एक जैसे राज्य प्रायोजित हिंसा था जो गृह युद्ध के तरफ ले जाने की तैयारी थी। और हिंसा का प्रायोजन इसलिए किया गया कि आदिवासी जहां है वहां जमीन के नीचे लोहा है, कोयला है, खजाना है, और उस खजाने के ऊपर आदिवासी जनता बैठी हुई है। तो आप जानते हैं कि खजाने का जब एक्सकैवेशन होता है, जब माइनिंग होती है, तो जो मिट्टी हटाया जाता है उसका असेसमेंट करते हुए कहा जाता है कि ओबी कितना है, ओवर बर्डन कितना है। तो मिट्टी को ओवर बर्डन कहा जाता है। उस खजाने पे बैठी हुई जनता भी ओबी थी, ओवर बर्डन थी। आदिवासी उस इलाके को ओवर बर्डन थे जो खजाने के ऊपर बैठे हुए थे। तो जैसे मिट्टी हटा, धूल हटा, और मिट्टी और धूल हटाया कैसे जाता है, वो हटाया जाता है जेसीबी मशीन से। बड़े बड़े जैसे मशीन लगा के उनको जैसे खोद के किनारे जैसे फेंक दिया जाता है। जिन्होंने फेंके जाने से इनकार किया उनके खिलाफ जिस संगठित कार्रवाई को राज्य ने अपने अर्धसैनिक बलों के द्वारा न करके जनता के अंदर ही गृह युद्ध की स्थिति बनाते हुए जिस सलवा जुडूम को करने की कोशिश की, उस सलवा जुडूम के खिलाफ वर्डिक्ट देने वाला आदमी जो है वो असल में इस देश के लोकतंत्र और न्याय का प्रहरी है। और इतिहास के इस कठिन घड़ी में जब लोकतंत्र के अपहरण की तैयारी
की जा रही है। तो एज ए सिंबल राधा ये सुदर्शन को मैं देखता हूं कि वो एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई के प्रोस्पेक्टिव से भी इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधि के रूप में सर्वोत्तम कैंडिडेट है। चुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो पूरा गणित का खेल है, और जैसे वो जो नेता हैं उनकी अंतरात्मा का भी खेल है। मरी हुई अंतरात्मा के लोग कहां जाएंगे और कहां नहीं जाएंगे इसको स्पेकुलेट करना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि उनके राजनीतिक परिस्थितियां उनको बाध्य कर दें और इस बाध्यता के वशीभूत वो थोड़ा बहुत इधर उधर शिफ्ट करें, लेकिन ये शिफ्टिंग जो है कोई अंतरात्मा के कॉल पर होने वाली शिफ्टिंग नहीं है, बल्कि राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित एक ऐसी शिफ्टिंग है जिसको हम एक्नॉलेज नहीं कर सकते हैं। लेकिन चूंकि लड़ाई बड़ी है और उसमें अगर कोई जीत होती है तो हम जरूर उस जीत को सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन जैसा कि प्रफुल्ल भाई ने और उसके पहले सुनील भाई ने कहा, मैं कोई बड़ी उम्मीद नहीं देखता हूं, लेकिन एक सिंबॉलिकल लड़ाई का लड़ा जाना बहुत जरूरी था और ये लड़ाई इनको आसान नहीं पड़ेगा। और इसीलिए मैं सुदर्शन को एक बेहतरीन और प्रॉपर कैंडिडेट समझता हूं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दम खम दिखाते हुए राज्य के द्वारा प्रायोजित हिंसा के संचालन के लिए जनता के एक तबके का जो इस्तेमाल किया गया था उसको उन्होंने हॉल्ट किया, यानी कि तीर निशाने पे लगा है। ट्रोलर्स जो उनको ट्रोल कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हाँ सुदर्शन ऐसे ही हैं, जो आप ट्रोल कर रहे हैं वो वाजिब ट्रोल कर रहे हैं, और जिसके पास जिसकी अंतरात्मा मरती नहीं है वो ऐसे ही फैसले लेता है। क्योंकि हिंदुस्तान लोकतंत्र है, आपने इसको एक आइडियल पुलिस स्टेट बनाने की जो तैयारी की और उसके लिए मतलब कानून लाए, उसके लिए तमाम तरह के उपाय किए, उस उपाय का एक बड़ा उपक्रम जो था ये सलवा जुडूम था, और उसके खिलाफ जाने का जो साहस था इनके पास, सुदर्शन के पास, हम उस साहस को एक्नॉलेज करते हुए वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के रूप में उनके कैंडिडेचर को एहतराम करते हैं और हम समझते हैं कि ये एक बेटर डिसीजन है। बहुत बढ़िया शैलेंद्र भाई, आप जो कह रहे हैं वो बहुत बढ़िया आपने बोला। और क्या है कि जिनकी आत्मा परमात्मा की अंतरात्मा की बात करते हैं, जो आत्मा परमात्मा की बात करते रहते हैं, वो दूसरों को बताते रहते हैं, वो आत्मा को मानते ही नहीं। उनकी आत्मा इतनी सड़ी हुई है कि वो बदबू आती रहती है। जिंदा लोगों की आत्मा से बदबू आ रही है ना। और वो इतने बदबूदार हो गए हैं कि गटर बन गया पूरा। जिसके करीब हो जाते हैं वो गटर हम बन हम जाता है। पूरा मीडिया देख हम लीजिए, अक्सर पूरा मीडिया गटर बन गया। चुनाव आयोग गटर हम बन गया। हम तो अक्सर कहते हैं कि ये लोग, कुछ लोग इस देश में ऐसे हैं जो मुंह खोलते हैं तो लगता है कि सीवर का ढक्कन खुल गया। ओह, सही कह रहे हैं। अब देखिए हमारे साथी एक सवाल कर रहे हैं, पैसे भी दिए उन्होंने। नीरज जी हैं, कह रहे हैं सत्ता बदलने पे मोदी, शाह जी, इंडिया टीवी, एनडीटीवी, देखिए सब ये मीडिया के लोगों को शिकार बना रहे हैं। अंजना वगैरह, रिपब्लिक, टाइम्स, अलजबरा जैसे लोगों का पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने भी अपराध हाँ, किया, राहुल गांधी तो कह रहे हैं, राहुल गांधी कह मुझको रहे हैं होनी लगता चाहिए है कार्रवाई। मुझ मुझको लगता है कि ये बदले की कार्रवाई नहीं होगी, बदले की कार्रवाई करना भी नहीं चाहिए। राजनीति बदले से नहीं, न्याय से संचालित होता है, और न्यायिक प्रक्रिया में चूंकि लोगों ने अपराध किया है, उस अपराध की जो सजा बनती है उस सजा के तहत प्रॉपरली उनको प्रोसिक्यूट करेंगे। हम जैसे घृणा की राजनीति के प्रश्रय दाता नहीं है और न बदले की कार्रवाई के प्रश्रय दाता हैं, लेकिन ड्यू कोर्स में जस्टिस को अपना काम करना चाहिए। नहीं, जिसने पूरे विधा को बदनाम किया, जिसने हाँ पूरे तो काम, समाज को बदनाम किया, जिसने पूरे देश को बदनाम किया, उनको तो सजा मिलनी चाहिए ना। और तो सजा ये तो आप देखिए। सजा के पीछे मेरा जैसे बदले का उद्वेग नहीं होना चाहिए, नहीं, उसके वो तो पीछे बदला कह देंगे ना, जस्टिस क्या कहेंगे उसको, कहेंगे अरे बदला ले रहा है। लेकिन हम ये जस्टिस देखते हैं, ये इस पर हम इंतजार भी कर रहे हैं राहुल गांधी का। जस्टिस का भाव होना चाहिए, नहीं जस्टिस नहीं, का भाव होना सुरेंद्र भाई, चाहिए। अब तक का जो हमारा एक्सपीरियंस ये है कि जो दलाल होते हैं वो सत्ता के दोनों हिस्सों में जो है बड़ी आसानी से चिपक जाते हैं, सेट हो जाते हैं। ये मैंने देखा है। अभी देखिएगा फिर सरकार बदलेगी ना, मैं दलालों को गिन के आपको दिखा दूंगा। ये देखिए दलाल, ये देखिए दलाल। और ये सब आप याद कीजिए ना, इंडिया गठबंधन ने कहा था कि इतने पत्रकारों को हम बैन करेंगे। सबसे पहले उसी के पत्रकार को लेकर के कमलनाथ हेलीकॉप्टर पे घूमने लगे। याद है आपको? तो ये कल जो का है, थे बदल
कमलनाथ से बदल गए तब क्या करना है? कमलनाथ नहीं, वो बड़े नाथ हैं। अभी देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या नाथे हुए हैं। हम आपको अभी अभी नहीं खोलेंगे, चुनाव हो जाने दीजिए, तो फिर हम भांडा फोड़ देंगे, फिर संजीव टंडन जी के कैटेगरी में हमको लोग पहुंचा देंगे। उनको लोग कहते हैं कि जो है आप जो है विरोधी है, उसके साथ वाला है। खैर, राहुल गांधी नहीं, क्या बोल रहे हैं लेकिन एक जो नहीं, बार? धनंजय जी, हम एक 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 मिनट, हम अपने प्रोस्पेक्टिव में बिल्कुल क्लियर है, क्लियर इस मामले में है कि हम जैसे सबके लिमिटेशंस को जानते हैं। और एक दिन हम लोग चर्चा में, हम कोलख्यान भाई सब लोग बैठे हुए थे, तो कहा हम लोगों ने कि इस कांग्रेस के खिलाफ हम लोग कितना लड़ते हैं, प्रोस्पेक्टिव की क्लियरिटी का क्या मतलब होता है और पॉलिटिकल रिएक्शन का क्या मतलब होता है। मोदी जी की बैठ के हम लोग इतनी आलोचना कर रहे हैं, कल हमको पता चले कि पार्लियामेंट को इंडियन मिलिट्री ने बैरक से निकल के घेर लिया है, हम क्या करेंगे? मोदी जी की अपनी नफरत का जैसे इस्तेमाल करेंगे और हम इस पर सेलिब्रेट करेंगे, या कि एक पॉलिटिकल जैसे आदमी की हैसियत से रिएक्ट करते हुए हम कहेंगे कि मिलिट्री को अपने बैरक में वापस जाना चाहिए और चुनी हुई सरकार को सत्ता वापस करना चाहिए। बिल्कुल इसीलिए एक ही आदमी जो यहाँ बैठ के आज जनतंत्र के ऊपर होने वाले आक्रमण के लिए मोदी की इतनी मजम्मत कर रहा है, कल अगर सिचुएशन बदल गया और इंडियन मिलिट्री ने पार्लियामेंट को घेर के चुनी हुई सत्ता को टर्न डाउन कर दिया, तो हम कल दूसरा स्टेटमेंट देंगे। ये है आवेग और अपने जैसे इच्छा अनिच्छा और पसंद नापसंद से हटके जो नीड ऑफ द हिस्ट्री है उसको रिस्पॉन्ड करना। बहुत बढ़िया, ठीक है, देखिए ठीक है, बढ़िया। जी, देखिए धनंजय भाई, शैलेंद्र सर ने जो कहा उसके आगे प्रफुल्ल भाई, मैं एक मिनट, प्रफुल्ल भाई शैलेंद्र आपके पास आता हूँ, शैलेंद्र जी एक ने जो मिनट। कहा, शैलेंद्र जी ने जो कहा बस एक चीज की, एक तो कमलनाथ किसके साथ दिखे थे वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन तस्वीरों को जनता को भी करना चाहिए, चाहे वो बागेश्वर धाम वाले बाबा हो, चाहे जो चरण वंदना करते हो, वो भी तस्वीरें उनके साथ में है। और दूसरी बात यह है कि हमको ये याद रखना चाहिए कि जब भुट्टो की सरकार थी और जब जिया उल हक जो है वो उस पे कर रहे थे, तो वही पाकिस्तान इस तरह से बना है जो जिसका उदाहरण अभी शैलेंद्र जी ने कहा, हम वो नहीं कर सकते। मोदी की मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन सेना प्रमुख मोदी को अपस्टेज करके चौराहे पे फांसी लटका दे, तो पाकिस्तान हिंदुस्तान का ये डिफरेंस हमें हर वक्त याद रखना है जो अभी बांग्लादेश में हो रहा है। इसलिए जब बांग्लादेश में उन हुड्डंगियों ने कैप्चर किया था, आप देखिए प्रचलित सारे, उसके बावजूद हमने स्त्रीकाल पे किया था, हम उस वक्त इसके खिलाफ थे। मैं इसमें मनोरमा जी क्या है, कांग्रेस पार्टी का इतिहास ये रहा नहीं। कांग्रेस पार्टी ने दुनिया को गांधी दिया, नेहरू दिया, है ना। लेकिन ये जहां से आया है ना, उनका इतिहास यही है कि जिनके दादाजी से, अब बिल्कुल दादाजी है। जहां से खाद पानी ले रहे थे, उसका भी इतिहास वही है। और ये यही करेंगे, यही कर रहे हैं। समझ गया ना? तो इनसे कोई अपेक्षा बल्कि मत हम कीजिए कि ये जो है बल्कि हम आलोचना, हम ये जो जो इस है आलोचना, छुपे हुए लोग हैं। बस जी, सामने वाले बस। से लड़ते लड़ते जी सामने वाले जैसा नहीं धनंजय होना जी, है। हम जो ये आलोचना नहीं, कर इनको रहे हैं, इनको हराया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये जी आत्मा धनंजय परमात्मा जी, के हम नाम पे जो, इतना ढोंग करते हैं ये जी कि और इनसे धनंजय ढोंग, मतलब भगवान भी हार जाएगा इनसे। मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, फिर एक जी और प्रफुल्ल भाई धनंजय आपके जी, पास हम आता हूँ, लोग जो ये छोटा सा। आलोचना, धनंजय जी, हम लोग जो ये आलोचना कर रहे हैं, ये भी उसी डेमोक्रेसी का विस्तार है जो हमें उससे, जो नेहरू और गांधी ने जिस विरासत को और फिर कांग्रेस ने इसको आगे बढ़ाया था, तो उसके उसके साथ हम आगे आए। तो ये अपने आप में बड़ा जवाब देखिए है। क्या है हमको उसी को मनोरमा बचाना जी, तो क्या है, है, एक हमको और उसी को बताऊं तो आपको। बचाना है। नीति निर्देशक तत्व जो है उसको सुप्रीम कोर्ट से बरी रखा गया, उस पर सवाल नहीं किया जा सकता। नवम अनुसूची में भी ये व्यवस्था की गई है कि इसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाके चैलेंज कर सकते। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, वो है। लेकिन कुछ लेकिन जगह सर लोकतंत्र जो जो है अभी धोखा की, दे देता है, कुछ जगह लोकतांत्रिक जी हो जाना धोखा हो जाता है। खैर, अभी हम लेकिन इस पे अभी बहस नहीं एक बहुत करेंगे, अच्छा, एक दिन इस पे बैठेंगे, ठीक है, इस लेकिन पे लेकिन लेकिन बैठेंगे। एक चीज जो बी सुदर्शन, जो सुदर्शन का जो कैंडिडेचर है, वो अपने आप में बहुत अच्छा मेटाफर है। ये जो तमाम जो आपके ट्रोल जो इस तरह से जवाब दे रहे हैं, एक ऐसे जज को चुनना और उन पर सहमति बनाना जो यूपीए की सरकार के लिए, मनमोहन सिंह के लिए, सलवा जुर्म की भी बात की हम लोगों ने, शैलेंद्र जी ने और बाकी और सभी लोगों ने, इसके बावजूद चाहे जो भी हो, इससे सुंदर रूपक क्या हो सकता है? जबकि जानते हैं कि जीतने की संभावनाएं कम है, लेकिन नैतिक रूप से मेटाफर के तौर पे आप देखिए लोकतंत्र की कितनी खूबसूरत बात है ये। ठीक है, ठीक है। मैं एक वीडियो दिखाता हूँ छोटा सा, प्रफुल्ल भाई, आप बोल जी। लीजिएगा। 2 मिनट मैं चाहूंगा विनय भाई भी बोले इस पर। आप जानते हो यहाँ पे 20 साल से सरकार है,
नीतीश जी की सरकार है। और तेजस्वी जी आप देखिए, रिकॉर्ड में आएगा एक दिन कि पिछला चुनाव बिहार का भी इन्होंने चोरी किया था। ये भी आएगी सच्चाई, ये बाहर आएगी। और जब ये सच्चाई बाहर आएगी, मैं आपको कह रहा हूं, ये जो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं, इनको भूलना नहीं चाहिए। इनके खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करने जा रही है। ये राहुल गांधी कह रहे हैं, हम तो बोल नहीं रहे हैं, है ना। प्रफुल्ल भाई क्या बोलेंगे, इस पर क्या कमेंट करेंगे? हमने इसलिए कहा था कि हम बाद में। हाँ देखिए, आपने एक बात बिल्कुल सही कही कि इनको हराया नहीं जा सकता जी। क्यों नहीं हराया जा सकता है, ये मैं बता रही हूँ। क्योंकि ये बेसिक इंस्टिंक्ट को ही उठा करके ले आते हैं। जैसे हिंसा मनुष्य की बुनियादी भावना है, अहिंसा हिंसा का नियंत्रण है, बिल्कुल सही, हिंसा का बहुत बढ़िया बात निषेध कर रहे है। हैं आप। तो वो जो है सो वो स्थिति उत्पन्न होती है। उसी प्रकार से जो लूट खसोट हड़प लेना, इसके लिए जिस वैचारिक और नैतिक संघर्ष की जरूरत होती है, नैतिक शिक्षा और दीक्षा की जरूरत होती है, वह एक लॉन्ग टर्म में फल देने वाली चीज है और उसका इनमें घनघोर अभाव होता है। इसीलिए चूंकि मनुष्य की इस मौलिक वृत्ति का उत्खात या निषेध नहीं किया जा सकता, इनको बिल्कुल समाप्त नहीं किया जा सकता है। मनुष्य को देवता नहीं बनाया जा सकता है, मनुष्य को देवता बनना भी नहीं चाहिए। हमारी पूरी संस्कृति की कोशिश ये है कि मनुष्य को राक्षस बनने से रोका जाए, बस इतनी सी बात है। भारत के जो राजनीतिक स्थिति है, उस राजनीतिक स्थिति में हम जो कल्पना कर रहे हैं अपने अड़ोस पड़ोस से, वो एक तो वह काल्पनिक है, और दूसरा कि हमारे हाल के दिनों में जो हमारे यहाँ घटना घटी है, जिस प्रकार के शासन प्रणाली का लक्षण जा रहा है, चुनावी तानाशाही के बाद एक वास्तविक तानाशाही के आने की आहट तो हम सुन ही सकते हैं। और उस आहट से हम लोग घबराए हुए लोग हैं कि ऐसी स्थिति अगर आती है तो हम इसका समर्थन करें न करें, यह तो उस समय निर्भर करेगा। हम लोग नहीं करेंगे, यह तय है, लेकिन वह स्थिति बहुत ही भयावह होगी। अगर तय हाँ कहेंगे तो भी कीमत चुकानी होगी, और ना कहेंगे तो भी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि वह एक बहुत ही विचित्र किस्म की स्थिति होती है। हम अभी से इनसे यही उम्मीद करते हैं कि इस बात को आगे न बढ़ाएं, बल्कि जो अर्जित करना पड़ता है। देखिए, लॉ अक्षर जो है, लेना स्वाभाविक है, इच्छा है, लेकिन देने के लिए मन में जो जोर होता है कि हाँ हमको देना है, समाज को देना है, लेने का भाव तो सहज होता है, वो तो पशुओं में भी होता है। अभी मैंने एक जगह कहा था, अपने परिवार में ही कहा था, मनोरमा जी आप इसको बेहतर समझ पाएंगी, कि जो जैसे गाय वगैरह का जो बछड़ा होता है, तो माता का, गौ माता का अपने बछड़ा के प्रति प्रेम, सहज अनुराग होता है उनका। ये तो हम लोग गांव देहात में लोग देखते हैं ना। लेकिन उसी गौ माता का जो अपने बछड़े के प्रति जितना अनुराग होता है, अपनी माँ के प्रति अनुराग नहीं बचता है, उसको शायद पहचानती भी नहीं है। तो मनुष्य में भी अगली संतति के प्रति हमारा जितना आकर्षण, जितना स्नेह होता है, हमको अपने बेटे पर था, हमारे बेटे को अपने बेटे पर होगा, लेकिन हम पर वही स्नेह लौटेगा, यह नहीं होता है, क्योंकि वह प्रवाह ही नहीं है, वह रेखा ही नहीं है। हाँ, उसको चूंकि वह मनुष्य है तो उसे वह बलपूर्वक वह काम करना होगा। हमें देवता नहीं बनना है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश ये है कि हमें राक्षस बनने से बचे रहना है, और इसी के लिए पूरी लड़ाई। और ये राक्षसवाद, ये जो फांसीवाद है, उसका हिंदी नाम राक्षसवाद है। ये खुद राक्षस की तरह आचरण करते हैं और मनुष्य को राक्षस बना देना चाहते हैं, कोट एंड कोट विथ रिजर्वेशन, कि राक्षस का एक सांस्कृतिक संदर्भ दूसरा भी है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ पब्लिक परसेप्शन में राक्षसवाद का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी नहीं, वो तो नामकरण इन्होंने ही किया ना, वो नामकरण तो इन्होंने ही किया। नहीं, एक सेकंड। राक्षस जो है सो उतना विलेन नहीं है जितना उसको बनाया गया है, लेकिन चूंकि अब परसेप्शन आ गया है, इसलिए मैं उसका उस परसेप्शन के संदर्भ में राक्षसवाद का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बिल्कुल मैंने बात की। बिल्कुल जी जी, ठीक है। मैं प्रफुल्ल भाई के बात को एक्नॉलेज करते हुए, जो इन्होंने कहा वो मनुष्य के सहज वृत्ति की बात कही,
और मुझको भी ये लगता है कि मेरी माँ ने मुझको दिया वो मैं माँ को नहीं दे पाऊंगा, शायद मैं अपनी बेटी को दूंगा। यानी पलट के पीछे नहीं लौटाया जाता है, पलट के आगे लौटाया जाता है। इससे मेरी पूर्ण सहमति है। और न्याय करने से आपको कौन रोक रहा है? न्याय, जस्टिस तो जो है से वो एक शाश्वत मूल्य बोध है, और इसीलिए अकाउंटेबिलिटी उसकी पहली शर्त है। इसीलिए अपराधियों को सजा दी ही जाएगी और दी जानी चाहिए, ताकि ये नजीर बने। इसीलिए ये प्रतिबंधित राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो गलत बात नहीं कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये सब कुछ बदले से नहीं, न्याय से संचालित है, और इसको एक्वायर्ड करना पड़ता है। बदला भी मनुष्य के बेसिक इंस्टिंक्ट का हिस्सा है। लेकिन जैसे हम डेमोक्रेसी को एक्वायर करते हैं, क्योंकि जब हम डेमोक्रेटिक होते हैं तो डेमोक्रेसी हमको कंफर्ट भी देता है, हमसे पेमेंट भी लेता है। जब हम जैसे पेट्रियार्की का विरोध करते हैं तो हम शाम में जब आते हैं तो मेरी बीवी जैसे खाना गर्म करके हमको खिलाए, ये जैसे एक तरह का पेमेंट है। क्योंकि आप जैसे अपना कंफर्ट जोन छोड़ते हैं तो फिर एक्वायर्ड करना पड़ता है कि नहीं भाई उसका भी राइट है, तो आप अपने से खाना गर्म करते हैं। तो हर चीज जैसे एक्वायर करना पड़ता है। आशय भी प्रफुल्ल भाई का यही था। तो प्रफुल्ल भाई लास्ट में कहा भी यही रहे, प्रफुल्ल भाई कहा भी यही रहे थे। तो वो तो है ही, उसको तो हम लोग समझते ही हैं। देखिए, राहुल गांधी की बात में एक आवेग है, एक भविष्य के संकट की आहट है। वह जो जिस तरह का दबाव और फ्रस्ट्रेशन है उसको रिलीज करने की एक भावना है। वह कोई कमिटमेंट नहीं है, वह एक आक्रोश है जो इस प्रकार से आकार ले रहा है और जनता के आक्रोश को असंतुलित होने से रोक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये एक पॉलिटिकल शैली है जी। ठीक है। एक लास्ट कमेंट विनय भाई की। विनय भाई, बहुत पूरा बिहार में नहीं, इस पे मत जाइएगा, फिलोसफी में मत जाइएगा। जो वहां बिहार में चल रहा है उसको आप किस रूप में देखेंगे? क्या वो एक जो है राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो हवा में है? क्योंकि एक साथी लिख रहे थे कि अरे सर वहां पे कोई सुन ही नहीं रहा है, वोटर का आईडी कार्ड नहीं लिया जा रहा है, आधार कार्ड नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है, बीएलओ अपनी मनमानी कर रहे हैं, लोग नहीं सुन रहे हैं। वो तो होगा, वो तो मैं बहुत बार मैंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट में बैठ के जो आपको दिखाई पड़ता है, जो एसी कमरे में बैठ के दिखाई पड़ता है, कीचड़ में उतरिए और देखिए कि वहां जोंक भी है, वहां कील भी है, वहां टूटी हुई बोतल भी है, वहां बहुत चीजें। एसी में कुछ नहीं दिखाई पड़ता। एक मैं देख रहा था, किसान जो है एक प्लास्टिक की थैली में सांप लेके चला गया, गेहुअन, और कहा कि मेरा ये कार्ड बनाओगे तो ठीक, नहीं तो यहीं छोड़ दूंगा कलेक्टर ऑफिस में जाकर के। फिर उसका हुआ। एक और जगह ऑफिस था जहाँ पे ढेर सारे सांप छोड़ दिए थे, सब नेता सब अफसर भागने लगे। इस देश में कुछ, जिसे आप कह रहे हैं बदले की बात नहीं कर रहा हूँ, इस देश में सही में ऑफिसेज में सांप छोड़ने की आवश्यकता है। बड़े बड़े जो ऑफिसेज है ना जहाँ साहब बैठे रहते हैं, वहां 10-10 सांप छोड़ देना चाहिए, तब पता चले। अरे भाई, एक छोटी सी घटना सुना के हम विनय भाई को इंक्रोच नहीं कर रहे हैं। बता दीजिएगा। नहीं तुरंत सुना के 1 मिनट में, नहीं लंबा नहीं कुछ है। हम लोग मुसहर लोगों के लिए जैसे इंदिरा आवास फलाना और उसका कार्ड वार्ड बनाने के लिए आंदोलन, पेशेंस का ख्याल करिएगा, उसको घर में जो है बस एक सेकेंड तो हाँ, तो हम लोग जैसे मुसहर लोगों का एक जुलूस वीडियो ऑफिस में जैसे बराबर लेके जाते थे, कोई सुनता नहीं था। तो मुसहर लोग तो सांप पकड़ते हैं। एक बार जैसे ढेर सा सांप लेके मुसहर जैसे सब गया हम लोग के साथ, और पूरा ऑफिस में छोड़ दिया। ये सच्ची घटना है, और त्राही माम हो गया। अगला बार जैसे सब कुछ जैसे हम लोग इतना दिन का मूवमेंट धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वो सब काम नहीं आया, उस सांप जैसे काम आ गया। जी ठीक है जी विनय भाई। धनंजय भाई, आप जिस स्थिति की बात कर रहे हैं वो कठिन और मुश्किल परिस्थिति की बात कर रहे हैं, जिसमें हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है। देखिए, हमारे जो महाकाव्य है ना, उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। देखिए, भीष्म का जो कैरेक्टर है वो बहुत स्थिर कैरेक्टर है और दोष रहित है। इसके बावजूद हम भीष्म को नहीं पूछते, हम पूछते हैं कृष्ण को, जिसमें सारा दोष है और सारा कानून वो तोड़ते हैं, लेकिन वो जो है अंत में धर्म की और सोसाइटी की रक्षा करते हैं। तो जब आपका सामना जो है चाइना गेट वाले विजन से पड़ेगा तो आपको आप अक्सर जिक्र करते हैं उसका। हाँ, तो आपको जो है कमीनापन कहाँ से लाओगे? हाँ, तो आपको वो कला सीखनी पड़ेगी जो शुक्राचार्य ने अपनाई। जब शुक्राचार्य को जो है कच्छ को जो है मार करके
और उसको उनके दारू में मिला के पिला दिया गया था। तो वो कला सीखनी पड़ेगी कि जब आपके पास ऐसा चॉइस आ जाए कि आप बचेंगे या आप जिसको चाहते हैं वो बचेंगे, पर दोनों कैसे बचेगा ये कला सीखनी पड़ेगी आपको, कि कैसे आप इथिक्स को भी बचाएंगे, सोसाइटी को भी बचाएंगे और जो चाइना गेट वाले विलेन को भी जो है आप निपटाएंगे। तो इसी का नाम जो है वो राजनीति है, जिसको बोलते हैं मुक्ति बोध, जो विरुद्धों का सामंजस्य जो बोले हैं ना, तो ये विरुद्धों का सामंजस्य आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो आप जो है ये चाइना गेट वाले विलन से नहीं निपट पाएंगे। बिल्कुल सही। अब देखिए कि हमारे साथी कह रहे हैं, सुमित वाली कह रहे हैं कि सांप छोड़ने के बाद दरवाजा बाहर से बंद कर दें और जब तक फाइल साइन होकर के खिड़की से बाहर ना आ जाए तब तक अरे दरवाजा भाई, ना साइन करने के लिए जीवित रहना जरूरी है। पता चला कि वो साइन करने से नहीं तो पहले हुरहुरबा ले जाके छोड़ दीजिए, कोबरा लेके जाके थोड़े छोड़ना है, हुरहुरबा छोड़ दीजिए, धामिन छोड़ दीजिए, जिसमें जहर नहीं होता उसकी बात कर रहे हैं। हार्ट फेल भी हो सकता है धनंजय भाई, हो ऑफिसर जाएगा लोग को, तो पब्लिक का कितना हार्ट ऑफिसर फेल करा दिया इन लोगों ने छोड़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विनय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद मनोरमा जी, शैलेंद्र भाई, प्रफुल्ल भाई